कहते हैं सरहद सिर्फ जमीन की लकीर नहीं होती, ये उन जज्बातों की पहचान होती है जहां हर सिपाही अपनी सांसों से पहले वतन का नाम लेता है। ये कहानी उन जवानों की है जिनकी रातें गोलियों की आवाज से कटती है और सुबह सूरज से नहीं, देश की आन बान शान से होती है। और जब दुश्मन सरहद के उस पार नफरत और बारूद लेकर खड़ा हो, तब यहां खड़े होते हैं हिम्मत, कुर्बानी और तिरंगे के सच्चे रखवाले। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस हर सिपाही को सलाम है जो इतिहास नहीं बनना चाहते हैं, बस देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आइए इस जंग, जज्बे और शहादत की कहानी को पूरा समझते हैं। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदें तो बनी थीं, लेकिन असल जंग सरहद से कहीं ज्यादा गहरी थी। उस वक्त पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी भाषा, अपने हक और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वहां की आवाज को बंदूकों से दबाया जा रहा था। तब पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। गांव जला दिए, औरतों पर अत्याचार हुए और लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। तब भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं था, ये इंसानियत का सवाल बन चुका था। एक तरफ लाखों शरणार्थियों का बोझ, दूसरी तरफ सीमा पर बढ़ता खतरा, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत बांग्लादेश की मदद करे। इसी वजह से पाकिस्तान ने कई बार भारत पर हमले किए। तो कहानी के केंद्र में है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर, जो कि जांबाज फौजी के साथ साथ एक मार्गदर्शक भी हैं। हाल ही में फतेह सिंह को ये बात मालूम चली है कि पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो इंडिया में घुस चुके हैं और हमारे कैंप पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन ये बात फतेह सिंह को मालूम चल जाती है। तब फतेह सिंह अपनी एक पूरी टुकड़ी को लेकर उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और उन्हें खदेड़ते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के पास ले जाते हैं। वहां वो इन लोगों से कहते भी हैं कि हमारी सीमा में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लाशें बचेंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मेजर होशियार सिंह दहिया को, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ पानी लेने के लिए गए थे। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वहां पाकिस्तानी सोल्जर भी आ गए, और जब उन दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर गन तान दी। लेकिन होशियार सिंह यहां पर डरे नहीं, बल्कि वो उनसे कहता है कि इस नदी से कुछ दूरी पर ही हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, और अगर तुम हमें गोली मारकर यहां से भागोगे तो वो लोग तुम्हारे पिछवाड़े पर इतनी गोलियां मारेंगे कि तुम खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। होशियार सिंह की ये सारी बातें सुनने के बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स पूरी तरह से डर जाते हैं, और अब नदी को पार करते हुए होशियार सिंह उनके पास जाता है और उन्हीं में से एक सोल्जर से वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कितने दिन हुए हैं आर्मी में आए हुए। तो वो बताता है 3 महीने। ये सुनकर होशियार सिंह कहता है कि तुम्हें नहीं सिखाया गया कि जब सामने कोई मेजर खड़ा हो तो सैल्यूट करना चाहिए। तब वो सारे सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर होशियार सिंह को सैल्यूट करते हैं और यहाँ से फौरन ही चले जाते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि नदी के कुछ दूरी पर होशियार सिंह के कोई भी सोल्जर्स मौजूद नहीं थे, बल्कि होशियार सिंह ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं निर्मलजीत सिखों को, जो कि एक जांबाज ऑफिसर है, और वो अपने बड़े ऑफिसर से कह रहा था कि एक दिन जब उसे मौका मिलेगा दुश्मनों से लड़ने के लिए तो वो अकेला ही बहुत सारे दुश्मनों को मार गिराएगा। और सिखो जो है वो नेक दिल इंसान है, और जब बात देश पर आएगी तो वो जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। जिसके बाद हम नेवी कमांडर MS रावत को देख पाते हैं। रावत जो है वो बहुत ही सूझबूझ वाला बंदा है, जो उसे सारी चीज़ें सिखाई गई हैं वो उन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। इसी जहाज़ पर बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो कि सोनार पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन MS रावत को सोनार पर पूरा भरोसा है। आगे हम देखते हैं कि जब होशियार सिंह अकेला चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी उसे अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आ जाते हैं। तो अब कहानी जो है वो 1961 के नेशनल वॉर एकेडमी में शिफ्ट होती है, जहां हम देख पाते हैं 3 जिगरी दोस्तों को, मतलब कि होशियार सिंह, सिखो और MS रावत की। जब शुरुआत में ये लोग मिले थे तो ये अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे, बल्कि इनके बीच में कंपटीशन चलता था, और तो और कौन किसको सल्यूट करेगा इसी बात पर इनकी बहस चलती रहती थी, और हमेशा कंपटीशन करते रहते थे। इसी वजह से कंपटीशन तो वैसे कि हाथ तो कई बार चलता था, लेकिन इनके बीच में रावत भी पिस जाता था। इसी वजह से उसे भी पनिशमेंट मिलती थी और हमेशा वो उनके बीच में पिसा करता था। ट्रेनिंग के दिनों में ऐसा बहुत बार हुआ था, दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट करते थे।
ये बात फतेह सिंह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि हमने तीनों सेना के जवानों को यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए इसलिए भेजा है ताकि उनके बीच में तालमेल बैठ सके, लेकिन ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें हमेशा पनिशमेंट मिला करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फतेह सिंह का एक बेटा है जिसका नाम अंगद सिंह है और वो भी आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन फतेह सिंह की पत्नी मतलब कि अंगद की माँ इसके सख्त खिलाफ है। वो नहीं चाहती है कि अंगद जो है वो आर्मी में जाए, लेकिन अंगद कहता है कि वो भी देश की रक्षा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है पिताजी की तरह। पिताजी की बहादुरी के किस्से हर जगह फैले हैं और वो भी चाहता है कि वो देश की सेवा करे और ऐसा ही कुछ काम करे कि उसके पिताजी को प्राउड फील हो। तब अंगद ने माँ की बात नहीं मानी और आर्मी के लिए ट्राई करने लगा। दूसरी तरफ अकेडमी में सिखों और यहाँ होशियार सिंह के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था कि तभी एक दिन सभी के घर वालों की तरफ से चिट्ठी आती है। लेकिन सिखों नोटिस करता है कि सबके घर से चिट्ठी आती है, सबके घर से कोई ना कोई मिलने के लिए आता है, लेकिन होशियार सिंह के घर से ना तो कोई मिलने आता है और ना ही उसके लिए कोई चिट्ठी आती है। एक दो बार चलता है लेकिन उसके लिए कभी भी कोई चिट्ठी नहीं आती है। तब रावत यहाँ सिखों को बताता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है कि जो उसे चिट्ठी भेज सके। उसके पिता वे आर्मी में थे जो कि देश के लिए शहीद हो गए थे। ये सारी चीजें पता होने के बाद सिखों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत बुरा लगा कि वो एक ऐसे इंसान के साथ कंपटीशन कर रहा है जिसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और अब सिखों के लिए जो राखी आई थी, सिखों की बहन ने जो राखी भेजी थी, वो उस राखी को होशियार सिंह को दे देता है और कहता है कि अब हमेशा तेरे लिए एक राखी आएगी जो कि मेरी बहन तुझे भेजा करेगी। लेकिन होशियार सिंह कहता है कि राखी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये भाई जिंदा है वो हर बार राखी पर अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जाता रहेगा। तो इस तरह से वो लोग जिगरी दोस्त बन चुके थे। और ऐसा नहीं है कि होशियार सिंह की लाइफ में कोई भी नहीं है। एक लड़की है जिसे अक्सर होशियार सिंह चिट्ठी भेजा करता है। इस बार की चिट्ठी में उसने उसे एक शायरी लिखकर भेजी है जो कि मरने वाली बात कह रही थी। जब ये बात लड़की के घर वालों को मालूम चली तो लड़की के पिताजी जो हैं वो यहाँ होशियार सिंह से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम गुजर गए हो, चिट्ठी में तो कुछ ऐसा ही लिखा है। तब होशियार सिंह बताता है कि ये बस एक चिट्ठी है और उसने बस शायरी कही है। तब लड़की के घर वाले कहते हैं कि बहुत साल हो चुके हैं, अब तो लड़की को अपने साथ लेकर जाओ। ये सुनने के बाद यहाँ सिखों और रावत हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो यहाँ पर होशियार सिंह बताता है कि दरअसल में मेरे साथ कुछ अजीब चीजें हुई हैं। वो दादी के साथ एक गांव घूमने के लिए गया था। दादी ने कहा है कि लड्डू खाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये लड्डू उसी के शादी के थे, जबकि होशियार सिंह सिर्फ और सिर्फ 7 साल का था। और अब इसी वजह से होशियार सिंह को उस लड़की को लेकर अपने घर आना है, क्योंकि होशियार सिंह की शादी तो 7 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। और अब होशियार सिंह गाँव पहुँचता है, जहाँ गाँव पहुँचने के बाद वो उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। होशियार सिंह ने उस लड़की को कभी भी नहीं देखा था। आज होशियार सिंह ने उसे पहली बार देखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और घर आते ही धनवंतरी जो है वो यहाँ पर होशियार सिंह के माता पिता के बारे में पूछती है। तो यहाँ होशियार सिंह बताता है कि उसकी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, वो अकेला है। उसके पिता आर्मी में थे। धर्म मंत्री से कहा गया था कि जब वो अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ जाकर अपने सास ससुर के सबसे पहले पैर पड़ना और उनका आशीर्वाद लेना। लेकिन अब जब यहाँ पर कोई नहीं है तो धनवंतरी होशियार सिंह के पिता की आर्मी की वर्दी के पैर छूती है और उन्हीं से आशीर्वाद लेती है। ये देखकर होशियार सिंह को बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और जब भी होशियार सिंह को छुट्टी मिलती तो वो तुरंत ही घर भागा भागा चला आता। और अब कुछ ही दिनों के बाद उन्हें खुशखबरी मिलती है, मतलब कि घर में तीसरा मेहमान जो आने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कि जब रावत और होशियार सिंह जब सिक्कों के घर पर जाते हैं सिक्कों की बहन से राखी बंधवाने के लिए, तब सिक्कों के घर वालों के द्वारा यहाँ रावत और होशियार सिंह को मालूम चलता है कि एक लड़की है जो कि सिक्कों को पसंद करती है। उन्होंने फोटो भी भेजी है, लेकिन सिक्को जो है वो उसको देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तब रावत और होशियार सिंह ने एक प्लान बनाया। जब सिक्को यहाँ पर आया तो उससे कहा गया कि ये फोटो जो है ना अब उस लड़की को वापस कर देना, क्योंकि उन लोगों ने ना मना कर दिया है। दरअसल में सिक्को को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये बात यहाँ सिक्को की माँ ने उससे कहा है। लेकिन ये बात सुनकर सिक्को को बहुत बुरा लगा कि आखिरकार मेरी अच्छी खासी सैलरी है, एयरफोर्स में हूँ और अच्छा खासा दिखता भी हूँ, तो आखिरकार कौन लड़की उसे मना कर सकती है। तो वो फोटो लेकर उनके घर पहुंच गया। लेकिन जब वहां जाकर उसने लड़की को देखा तो लड़की को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह चुका था कि इस लड़की की फोटो उसने नहीं देखी जो कि इतनी खूबसूरत है। उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। दरअसल में सिक्को तो यहाँ फोटो लौटाने के लिए आया था, लेकिन अब वो पलट गया है और वो उनसे कहता है कि ये फोटो आपने कहाँ से खिंचवाई है, बताइए जरा। और यहीं पर सिक्को को ये बात भी मालूम चल जाती है कि दरअसल में घर वालों ने उसका पोपट बनाया है, क्योंकि उन्होंने तो कभी उसे रिजेक्ट किया ही नहीं था। और अब क्योंकि सिक्को और वो लड़की मोरनी दोनों ही शादी के लिए रेडी थे, तो दोनों की शादी करा दी जाती है।
और शादी के रात को ही हमें मालूम चलता है कि बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके हैं। तब सिक्को कहता है कि वही मैं सोचूं कि पंजाबियों की शादी में लड़ाइयाँ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब सूचना मिलते ही तीनों जो है वो अपने अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब ये सारी तैयारियां कर ही रहे थे कि तभी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एयर जेट से हमला कर देती है और उन्होंने तीनों बेस पर, मतलब कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए और बहुत सारे सैनिक घायल भी थे। और इसी हमले में होशियार सिंह, सिक्को और रावत भी घायल हो चुके थे। तो हालात तो पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। वहीं यहाँ फतेह सिंह को मालूम चलता है कि एक जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया है और वहीं फतेह सिंह ने अटैक करने का पूरा प्लान बना लिया है। पाकिस्तानी आर्मी ने जिस जगह पर कब्जा किया हुआ है वो ब्रिज से उस पार है और जब ये लोग उन पर अटैक करेंगे तो ये एयर सपोर्ट को बुला लेंगे। इसी वजह से पहले इन्हें एयर सपोर्ट को उड़ाना होगा या फिर एयर सपोर्ट पर जितने भी लोग होंगे उन्हें मारना होगा। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं, एयर सपोर्ट पर जितने भी लोग थे उन्हें खत्म करते हैं और ब्रिज के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहां फतेह सिंह अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को मार गिराते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हीं में से एक सैनिक जो है वो एयर सपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पीछे फतेह सिंह जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब एयर सपोर्ट पर पहुंचने के बाद फतेह सिंह के पास पाकिस्तानी जनरल का फोन आता है और यहाँ फतेह सिंह बताता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सारे लोग मारे गए हैं। ये सुनने के बाद जनरल को मालूम चल जाता है कि ये तो दरअसल में फतेह सिंह है। फतेह सिंह उन्हें चेतावनी देता है कि अभी भी मौका है, संभल जाओ, वरना हम तुम्हारे इतने चीथड़े उड़ाएंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। जनरल कहता है कि उसी तरह जैसे हमने तेरे बेटे के उड़ाए थे। यहाँ हमें बताया जाता है कि 1965 में एक लड़ाई के दौरान अंगद सिंह जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लग गया था, जिस वजह से उन्होंने अंगद सिंह को बहुत ही बेरहमी से मारा था। फतेह सिंह कहता है कि मेरे बेटे पर मुझे फक्र है कि वो शहीद हुआ है। जब मौन रखने की बारी आई थी तो मैंने तेरे लिए भी 1 मिनट का मौन ज़्यादा रख लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि तू भी एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा मेरे हाथ। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 1965 का सीन दिखाया जाता है, जब अंगद सिंह की चिट्ठी जो है वो फतेह सिंह के घर आई थी। फतेह सिंह उसे पढ़ रहा था और बहुत खुश भी हो रहा था कि तभी दरवाजे पर कुछ सोल्जर आए और उन्होंने ये बुरी खबर फतेह सिंह को सुनाई। ये सुनने के बाद फतेह सिंह को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अंगद ने कई बार कॉल भी किया था, लेकिन फतेह सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे गया था और फिर 1965 के बाद से फतेह सिंह कभी भी गुरुद्वारे नहीं गया। अब कहानी फिर से 1971 में आ जाती है, जब सारे जवानों की घर से चिट्ठी आती है। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि जवानों को इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतजार होता है। यहाँ होशियार सिंह के नाम पे एक चिट्ठी आई थी। वो चिट्ठी दरअसल में धनवंतरी ने ही लिखी थी, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ थीं, लेकिन फिर भी उन सारी गलतियों को यहाँ पर होशियार सिंह ने समझ ली थी, जिसमें लिखा था कि 1 हफ्ते के बाद ही वो जल्द बाप बनने वाला है। धनवंतरी और होशियार सिंह के बीच में एक शर्त है कि बेटा होगा या फिर बेटी। होशियार सिंह चाहता है कि बेटी हो, लेकिन धनवंतरी चाहती है कि बेटा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेवी कमांडर MS रावत को, जो कि जहाज पर थे और कुछ दिन पहले ही उनके जहाज पर अटैक हुआ था और इसी में उनके कुछ फंक्शन जो है वो काम करना बंद कर दिए हैं कि तभी हम देखते हैं कि कुछ और यहाँ पर अटैक होते हैं। इस बार पाकिस्तान की पनडुब्बी के द्वारा इस तरह से अटैक किए गए हैं कि पूरे जहाज में पानी घुस चुका है, जहाज डूबने लगा है और अटैक के कारण बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो जख्मी भी हो चुके हैं। तो यहाँ रावत जो है वो सारे सोल्जर्स को बचाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन यहाँ रावत ने भी उनके सबमरीन में अटैक कर दिया था, जिस वजह से उनकी सबमरीन भी डैमेज हो चुकी थी। इसी वजह से उन्हें भी ऊपर आना पड़ा और ऊपर आने के बाद यहाँ रावत जो है वो उन पर गोलीबारी की बरसात कर देता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि सबमरीन जो है वो नज़दीक आ चुकी थी और फिर से जहाज़ पर कुछ अटैक होते हैं। जो सोल्जर्स बच गए थे उन्हें रेस्क्यू करके दूसरी जगह भेजा जा रहा था, लेकिन सबमरीन में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इन लोगों के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन MS रावत, जो कि पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, मरने की हालत में था, इसके बावजूद वो खड़ा होता है और उस सबमरीन में अटैक करता है और उस सबमरीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। लेकिन आखिर में यहाँ MS रावत जो है वो शहीद हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिखों को, जो कि अपने बेस पर मौजूद था। एयरक्राफ्ट के साथ वो यहीं पर मौजूद था और कुछ बच्चे भी यहीं मौजूद थे, जो कि यहाँ सिखों से बात कर रहे थे कि तभी अचानक से कुछ एयर जेट यहाँ पर आते हैं और वो आते ही यहाँ पर गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं और जो बच्चे मौजूद थे ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। ये देखकर यहाँ सिखों को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उन जेट के पीछे पड़ जाता है, जो कि लगभग 4 से 5 थे और सिखो अकेला ही था। वो तो अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन सिखो अकेला ही उनके पीछे पड़ जाता है और उनमें से बहुत सारे जेट को तो वो अकेला ही मार गिराता है। आखिर में सिर्फ 2 जेट बचे थे, जिनमें से एक जेट का सामना यहाँ सिखों से होता है। सिखो उसे भी मार गिराता है, लेकिन आखिर में सिखों के पास सिर्फ 10 राउंड बचे थे। तब तक सिखो भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन सिखो को उस आखिरी एयर जेट को भी खत्म करना था।
तब सिखो उस एयरजेट के सामने आ जाता है और जो 10 राउंड बचे थे वो उनके ऊपर चला देता है। इस फाइट में यहाँ सिखो को बहुत सारी गोली लग जाती है, लेकिन आखिर में सिखो ने उस आखिरी एयरजेट को भी मार गिराया था और आखिर में सिखो जो है वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉर्डर पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे और यहाँ होशियार सिंह को मालूम चलता है MS रावत और सिखो के बारे में कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर यहाँ होशियार सिंह को बहुत बुरा लगता है। मालूम चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत सारे ठिकानों पर कब्जे कर लिए हैं और अब सारा प्लान भी बन चुका है। लेकिन इस प्लान में होशियार सिंह थोड़ी सी तब्दीली कराता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी को एक मौका दिया जाए और जरपाल पर हमला करने का जिम्मेदारी जो है उसकी कंपनी को दिया जाए। तो होशियार सिंह को अपनी पूरी कंपनी के साथ ऐसे जगह पर अटैक करना है जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर्स पहले से ही हैं और उन्होंने उन ठिकानों पर कब्जे भी कर रखे हैं। ऐसी जगह पर जाना होशियार सिंह की कंपनी के लिए बहुत ज्यादा खतरे से भरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फतेह सिंह जो है वो अपने सारे सोल्जर्स को बता रहा था कि हमने भी कुछ ऐसी जगह को चूज किया है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी आती ही होगी, क्योंकि उन्हें इस जगह पर कब्जा करना है। इस जगह पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया, इस ठिकाने पर कब्जा कर लिया, तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे, लेकिन हम उनके आने का इंतजार करेंगे। जब वो पूरी तरह से अंदर आ जाएंगे तब हम उनके ऊपर हमला करेंगे। हम बहुत कम है और वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ होशियार सिंह की पूरी कंपनी जो है वो यहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स के ठिकाने पर हमला कर देती है, लेकिन वो सभी लोग पहले से ही तैयार थे। इसी वजह से होशियार सिंह की कंपनी के बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो मारे जाते हैं, जबकि यहाँ जवाबी कार्रवाई में होशियार सिंह की कंपनी के बहुत सारे लोग बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारते हैं। लेकिन कुछ आर्टिलरी मशीन गन थी जो कि होशियार सिंह की कंपनी के ऊपर नाक में दम कर रही थी। तब यहाँ पर होशियार सिंह सभी को मारते हुए चुपचाप से उनके पास पहुंचा और उन सभी आर्टिलरी मशीन वाले बंदों को मार गिराया। होशियार सिंह के कदम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फतेह सिंह की पूरी कंपनी जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी लोग पूरी तरह से तैयार थे और जब पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पर कुछ टैंक लेकर आए तो उसकी जवाबी कार्रवाई यहाँ पर फतेह सिंह के सोल्जर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम चल गया था कि इन ठिकानों पर हिंदुस्तानी सोल्जर्स मौजूद होंगे। इसके बावजूद यहाँ पर हमारे हीरोज जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से सामना करती हैं और उनसे भयंकर तरीके से लड़ाई करती हैं। इस लड़ाई में ऐसा युद्ध हुआ था जो पूरी तरह से देखने लायक था। फतेह सिंह अकेला भी उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब फतेह सिंह टैंक के सामने आ गया था। लेकिन इस मोमेंट पर भी फतेह सिंह घबराया नहीं, बल्कि यहाँ उसने बहादुरी से सामना किया। एक ग्रेनेड उसके हाथ में आ गया था, जिससे कि वो ग्रेनेड वो उस टैंक के ऊपर मार देता है, जिससे कि उस टैंक का खात्मा हो जाता है। आखिर में फतेह सिंह ने उस बंदे को पकड़ लिया था जिसने कि अंगद को मारा था। यहाँ पर फतेह सिंह उस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मारता है और आखिर में जब फतेह सिंह उसे जान से ही मारने वाला था कि तभी जेब से अंगद की चिट्ठी जो है वो उस बंदे के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि फतेह सिंह उससे कहता है कि आज मेरे बेटे की वजह से तू बच गया, और फतेह सिंह उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं होशियार सिंह की कंपनी जीत की राह पर थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया था और उस ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया था कि तभी यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक्स आ जाती हैं और बहुत सारे आर्मी भी, जिससे कि वो यहाँ हमला कर देते हैं। और अब होशियार सिंह की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। होशियार सिंह बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था। वो उस टैंक के सामने घुटने पर था। तब उस टैंक में से एक पाकिस्तानी सोल्जर बाहर आया और वो यहाँ होशियार सिंह से कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि इस जंग में शायद उसे किसी भी हिंदुस्तानी सोल्जर्स को तड़पाकर मारने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो मौका भी अब उसे मिल गया है। और अब जब वो सोल्जर यहाँ होशियार सिंह को मारने ही वाला था कि तभी दूर से यहाँ पर हमारा हीरो फतेह सिंह आ जाता है। वो सोल्जर की गर्दन को उड़ा देता है और यहाँ पर अब हिंदुस्तानी की टैंक्स भी पहुंच चुकी थी और अब इन लोगों के ऊपर हमला हो चुका था। फतेह सिंह अपने पूरे सोल्जर्स को लेकर आया था। यहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स का बुरा हाल हो जाता है और उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया जाता है। इस तरह से हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने इस जंग को लड़ा था और बहादुरी से इस जंग को जीता भी था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि होशियार सिंह अपने घर पहुंचता है जहाँ वो पिता बन चुका था, और फिल्म के आखिर में मिट्टी के बेटे वाला सॉन्ग होता है। ये सॉन्ग दोस्तों देखने लायक था। जब होशियार सिंह सारे शहीद जवानों के घर पहुंचता है, जहां थिएटर में बैठा हर एक इंसान जो है वो इस सॉन्ग और इन सारे सीन को फील कर पा रहा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।